ठीक है, सुनील जी से जान लेते हैं। सुनील जी, आज मैनिफेस्टो है बीजेपी का और बीजेपी ने विकास का विजन दिखाया है, बुलेट ट्रेन की बात कही है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पहले बाई रोड दी थी, अब इन्होंने बुलेट ट्रेन की बात की है और माइंड्रीज को रोजगार के अवसरों की बात कही है, साथ ही हाईटेक मदरसे करने की भी बात कही है और भ्रष्टाचार को ई गवर्नेंस से रोकने की बात कही है। और जो महंगाई की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, उसके लिए कहा कि स्पेशल फंड बनाया जाएगा इसे रोकने के लिए। बिल्कुल। और राम मंदिर और उसके मुद्दे पे जो है उन्होंने कहा है कि संवैधानिक दायरे में इसका हल किया जाएगा। चलिए, लेकिन मैं पुराने मुद्दों को अगर मैं छोड़ूं क्योंकि बहस बहुत लंबी होगी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप किस दृष्टि से देखते हैं। योगेंद्र जी, आपको एक पहली बात तो एक बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहूंगा। भारत के लोकतांत्रिक 65 साल इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन स्टार्ट होने के बाद अपना घोषणा पत्र जारी किया है। अब प्रश्न है कि 2.5 घंटे हो गए, सुबह जब 2.5 घंटे हो गए थे, पहली पोलिंग को हुए, पहले प्रथम चरण की पोलिंग के हुए, तब एक पार्टी घोषणा पत्र लेके आती है। ये पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है भाजपा के अंदर। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी की अपनी प्राथमिकता है, भाजपा की अपनी प्राथमिकता है। सच्ची बात तो है कि इसके ऊपर भाजपा को एक श्वेत पत्र लाना चाहिए कि इतना विलंब क्यों हुआ, 3 तारीख से 7 तारीख क्यों हो गई है। ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। और यह अगर आप इसके अंदर अगर एक बार जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि भाजपा किस एक अंतर्द्वंद के बीच में एक गुजर रही है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमने 89 से लेके 89 से हम एक इश्यू को लेके घूम रहे हैं, मंदिर के इश्यू को ऊपर लेके घूम रहे हैं, मंदिर का इश्यू आगे आना चाहिए। तो दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं नहीं, मंदिर के इश्यू से हमें वोटों का लॉस होगा। देखिए, आपको बता देता हूं, भाजपा की कोई और कोई प्राथमिकता नहीं, इनकी केवल एक प्राथमिकता है कि येन केन प्रकार लोगों को कंफ्यूज किया जाए और कंफ्यूज करके वोट लिया जाए। केवल वोट लेने की प्राथमिकता के अलावा भाजपा की कोई प्राथमिकता नहीं है, न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है। जहां 89 से लेके आज तक ये लोगों को इमोशनली एक्सप्लॉइट कर रहे थे, रिलीजन के नाम पे एक्सप्लॉइट कर रहे थे, मंदिर के नाम पे एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उस मंदिर के इश्यू को लेके मुझे आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, 89 की बात याद दिलाना चाहूंगा, 92 की याद दिलाना चाहूंगा, जब लालकृष्ण आडवाणी लगातार एक बात बोलते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और यहां मंदिर वहीं का मतलब वहीं होता था। आज वो मंदिर को प्राथमिकता पे लाने के लिए भाजपा के अंदर तुंद हो रहा है। घोषणा पत्र में उसको रखा भी जाए या नहीं रखा जाए, इसके ऊपर एक इश्यू हो रहा है। और अंत में नतीजा ये निकला कि घोषणा पत्र का जो सबसे अंतिम इश्यू है उसके ऊपर मंदिर को रखा है, जो भाजपा के अंतर्द्वंद को बिल्कुल रेखांकित करता है, स्पष्ट करता है कि ये पार्टी केवल और केवल वोट के लिए, वोट के अलावा इनका कोई और लक्ष्य नहीं है। सुनील जी, तो आपका कहने का मतलब है बीजेपी में जो चल रहा है वो इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा? नहीं, आपको बताए तो मैं, भाजपा एक बहुत ही अंतर्द्वंद के अंदर चल रही है। आपने वो तो देखिए, मेरी बात सुनिए, अरे हाँ बिल्कुल 100% देखिए, जो इनके बड़े नेता थे, आज वो टिकट के लिए तरस रहे। जो कल तक लालकृष्ण आडवाणी इनके पितृ पुरुष थे, उनके टिकट के अंदर जिस ढंग का हुआ, मैं आपको सही बता रहा हूं, डॉक्टर अग्रवाल हंस रहे, ये रोने की बात है कि जो दल या जो परिवार अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, उसके लिए विलाप की बात है। जिस चीज के ऊपर इन्हें रोना चाहिए उस चीज पे हंस रहे हैं। और जसवंत सिंह के साथ जो व्यवहार हुआ वो सारी दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। और देखिए डॉक्टर साहब, आप जब बोल रहे थे, मैंने आपको एक बार डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे मेरी बात सुनिए। देखिए, आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर एक बात बताइए, जसवंत सिंह के साथ जो हुआ, आडवाणी के साथ जो हुआ, मुरली मनोहर जोशी के साथ हुआ, जो दल अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकता, उस दल को कुछ बोलने का हक नहीं है। और जिस चीज के ऊपर इनको रोना चाहिए, हंस रहे उसके ऊपर ये आज आडवाणी पे हंस रहे हैं, आज मुरली मनोहर जोशी पे हंस रहे हैं, आज जसवंत सिंह पे हंस रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर जो आज जसवंत सिंह के टिकट के ऊपर, मुरली मनोहर जोशी के टिकट के ऊपर, आडवाणी की टिकट के ऊपर जो दल हंस रहा है, ये विलाप की बात है, ये शर्म की बात है। चलिए डॉक्टर साहब, एक मुद्दा हो रहा है, डॉक्टर साहब एक मुद्दा हो रहा है, काले धन को लेकर के लगातार बीजेपी बात कहती आ रही है कि काला धन वापस लाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। आप पहले से भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं काले धन को लेकर के, और एक बड़ी बात और कही है, 100 नए शहर बसाने की बात कही है, जिसमें आवास योजनाएं लेकर के आई जाएगी। तो ये किस तरह की योजना, इसे क्या माना जाए इसको लेकर के? हमारा उद्देश्य और विजन बिल्कुल साफ है। काला धन देश के अंदर जो है उसको
बाहर निकाला जाए। येदियुरप्पा का धन भी लाओगे क्या आप? अरे आप येदियुरप्पा के धन के ऊपर बताइए ना। आप येदियुरप्पा, ये वही दल है जो येदियुरप्पा की पार्टी है, ये वो दल है जो शहीदों के कफन के अंदर कमीशन खा जाता है, जो शहीदों के कफन में कमीशन खा जाते हैं, जिनको इतनी शर्म नहीं है कि शहीदों के ऊपर, जो शहीदों के कफन पे कमीशन खाने वाली पार्टी आज भ्रष्टाचार में बोल रही है। इन्हें शर्म नहीं आती लोगों को? इस तरीके की जो कारगिल के शहीदों के कमीशन में कमीशन खाते हो, अरे जो कमीशन खाते हो कफन के अंदर, जो शहीदों के कफन में कमीशन खाते हो, उन्हें शर्म नहीं आती भ्रष्टाचार के बारे में बात करने में? सुन लीजिए, बहस डाइवर्ट हो जाएगी। मैं डॉक्टर साहब आपसे मैं छोटा सा जानना चाहूंगा कि 100 शहरों की बात कही है, उसको लेकर के हम छोटा सा जानना चाहेंगे कि किस तरह के शहर होंगे ये? क्या कोई बीजेपी का विजन है कि बिल्कुल एकदम हाई प्रोफाइल सिटीज होंगी, या फिर वहां पे हाई टेक्नोलॉजी वहां पे होगी? किस तरह के शहर होंगे ये? जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप कर रहे हैं, उसी प्रकार से आज बड़े बड़े जो शहर हैं और उनके बड़े बड़े जो महानगर से जो महानगर होते चले जा रहे हैं और सिटी से बड़े होते चले जा रहे हैं, उनके बीच के अंदर हम नगर का इस तरीके से विकसित करेंगे जिससे कि वो सुनियोजित रूप से बन सके, अनुसार काम करूं। चलिए सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बद इरादे से मैं काम नहीं करूंगा, एक बात तो ये कही है, दूसरी ओर नौकरी कितनी देंगे इसका भी खुलासा नहीं है। देखिए योगेंद्र जी, मुझे तो समझ में नहीं आता कि नरेंद्र मोदी कहना क्या चाहते हैं। बहुत कंफ्यूज, मैं आपने पहले बताया ये कंफ्यूज लोग हैं। पिछले कई सालों से एक बात ये कहा करते थे कि हम पूरे देश को हम गुजरात बना देंगे, ये गुजरात बना देंगे। ये इस चीज को आप रीड बिटवीन द लाइन करने की बात है। ये गुजरात किस संदर्भ में बना देने की बात करते थे, पूरा देश जानता है कि किस संदर्भ में बनाने की बात करते थे। जिस ढंग से वहां पे एक होलोकॉस्ट हुआ, जिस ढंग से वहां पर एक पूरा नरसंहार हुआ, ये उसी संदर्भ में कहते थे कि अगर हमें ताकत मिलेगी तो हम पूरे देश को गुजरात बना देंगे। आज जो पूरे 10 साल से 12 साल से पूरे देश को गुजरात बनाने की बात कर रहे थे, आज वो वोटों के लिए उनमें एक डिवीजन है, पूरा एक परिवर्तन है। और केवल परिवर्तन है, उनकी प्राथमिकता कल वोट है। जहां तक शहरों की बात है, नए शहरों की 100 शहर बना देंगे। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, 1.5 दशक से ये गुजरात के अंदर शासन में कितने नए शहर इन्होंने बना दिए? 1.5 दशक बहुत एक लंबा समय होता है। 15 साल ये रहे गुजरात के अंदर, कितने नए शहर इन्होंने बनाए? और जब आप गुजरात के अंदर आपने नए शहर 15 साल में नहीं बनाए तो क्यों जनता को मुगालते में रखते हैं? ईमानदारी की बात तो है कि भाजपा का ये घोषणा पत्र है केवल एक झूठ का पुलंदा है, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल ये कंफ्यूजन को रिफ्लेक्ट करता है। ये बताता है कि न इनका कोई नीति है, इनकी न कोई रीति है, न कोई चाल है, न कोई चरित्र है। इनका केवल लक्ष्य, इनका धर्म, ईमान, केवल एक चीज है, वोट और वोट। जहां से भी वोट इनको मिल रहा होगा उसके लिए ये दौड़ के जाएंगे। जहां तक एफडीआई का सवाल है तो मैं योगेंद्र जी आपको बता देना चाहूंगा कि एफडीआई के मामले में इन्होंने जो बात रखी है वो कांग्रेस के दृष्टिकोण के ऊपर एक मोहर लगाती है कि हम जो बात कह रहे थे कि देश के अंदर एफडीआई आनी चाहिए विकास के लिए। अगर आप किसी पूरी दुनिया के अंदर, जाहिर है 300 साल पहले एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर ये बात को बहुत अच्छी तरह क्लियरफाई कर दिया था कि जिस भी देश की नीति ऐसी होंगी कि दुनिया की इकोनॉमी जहां अगर फ्लो ऑफ कैपिटल आ जाएगा वो देश इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। कांग्रेस ये बात कह रही थी तो ये केवल उसको राजनीतिक लाभ के लिए उसका विरोध कर रहे थे। आज इन्होंने अपने घोषणा पत्र में उसी चीज को दूसरे ढंग से, कान को इधर से नहीं उधर से पकड़ के, एफडीआई के मामले में जो कांग्रेस का मत था उसी का इन्होंने समर्थन किया है। जहां तक इनका सवाल है तो ये पूरा का पूरा आप इनको देखेंगे, आतंकवाद की ये बात करते हैं। इनके जमाने पे संसद के अंदर हमला हुआ, इनके जमाने के अंदर ये आतंककारियों को कंधार के अंदर छोड़ के आ रहे हैं। ये किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं? भाजपा का कोई चरित्र नहीं है, चाल नहीं है, चेहरा नहीं है। ये केवल एक झूठ का पुलंदा के लोगों को खुद कंफ्यूज है, लोगों को कंफ्यूज करके वोट लेना चाहते हैं। इसके अलावा पूरे घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं है। चलिए सुनील जी, समय बहुत कम है माधुरी, और फिलहाल घोषणा पत्र आ चुका है बीजेपी का। ये बात सही है कि मतदान शुरू होने के बाद घोषणा पत्र आया है, ये शायद देश में पहली बार ऐसा हुआ है। और घोषणा पत्र का कितना असर होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। और सुनील जी ने कहा कि बीजेपी बहुत कंफ्यूज्ड है और आज जो मुद्दे हैं उनमें बीजेपी के जो मूल मुद्दे उन पे भी धार थोड़ी कम नजर आई है। अब इसका कितना असर होगा ये देखने की बात होगी, और अब ये निर्णय मतदाता पे छोड़ देना चाहिए। वापस लौटेंगे आपके पास। जी बिल्कुल योगेंद्र, तो आपने सही कहा, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत हो रहे मतदान के दिन ही घोषणा पत्र जारी किया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या रही है। कांग्रेस के राशिद अल्वी ने कहा है कि ये देश को गुमराह कर रहे हैं। आपको एक बार सुनाते हैं। देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, चूंकि चुनाव नजदीक है। 100 शहर कैसे बसाएंगे, कहां बसाएंगे, पैसा कहां से आएगा, पीने का पानी हर गांव में आप कैसे पहुंचाएंगे? 3 लाख गांव हैं जहां पीने का पानी नहीं है।
ये एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है, पहुंचाना चाहिए, लेकिन आप कितने दिन में पहुंचाएंगे? आपने कहा है हर घर को पक्का मकान देंगे, कहां से देंगे? पैसा कहां से आएगा? तो देश के लोगों को गुमराह करने वाला मैनिफेस्टो है। एक तरफ माइनॉरिटीज की बात मैनिफेस्टो में की जा रही है, और उसी मैनिफेस्टो को जारी करते वक्त जब एक पत्रकार डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से पूछता है कि आपके जनरल सेक्रेटरी शाह ने जो बयान दिया है बदला लेने वाली बात, उसके बारे में क्या कमेंट करते हैं, तो वो कहते हैं इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं। क्या ये कंट्राडिक्शन नहीं है? मैनिफेस्टो के अंदर कुछ और है, जबान में कुछ और है, दिल में कुछ और है। ये फैसला देश के लोग। घोषणा पत्र जारी हो चुका है बीजेपी का, जहां बीजेपी वालों में बहुत उत्साह और जोश है। इसको समावेशी और सुशासन के ये कहें कि परिवेश में इसको इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग सिर्फ एक सवाल उठा रहे हैं कि इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा चुनावी चौसर में। यही देखना अब आगे बाकी रहेगा कि चुनावी बरसात बिछ चुकी है, लेकिन जो कुछ भी हो लोगों के हित में काम होना चाहिए। चुनावी चौसर में फिलहाल के लिए इतना ही। कल किसी और मुद्दे